अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस दफ़ा आप देखते हैं कि कौम ने जैसे अपना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया तो मार्का हक की गूंज के तले इस वक्त आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी पाकिस्तानी डायस्पोरा था वो इस वक्त इतना यूनाइटेड, इतना मुत्तहिद, इतना पुरजोश, कॉन्फिडेंट आपको नज़र आया कि लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की एक रीबर्थ हुई है। ये जो हमने शानदार तरीन फतह हासिल की थी ऑपरेशन बुनान मरसूस के बाद, उसके बाद पूरी कौम के अंदर एक नया स्पिरिट, एक नई रूह जो है उसने फूंक दी है। और ये आपको इस दफ़ा का जो स्पिरिट आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया जश्न आज़ादी का, कि आप देखते हैं कि ये तकरीबात हैं, उनका लेवल, आप उनका स्केल, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनका आप स्कोप चेक करें तो छोटे छोटे बच्चों ने भी जो है जिस तरीके से मनाया, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, हर जनरेशन, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कोई भी इसमें जो है पीछे नहीं रहा। तो ये जज्बा जो है हमें किस जानिब लेकर जाएगा, हमारी नेशनल डेस्टिनी क्या होगी? चूंकि नेशनल मूड तो ये लग रहा है कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो नई बुलंदियां छूने के लिए इस वक्त तैयार है। और साथ में हमारा हमसाया मुल्क भारत है, जिसके लिए पाकिस्तान एक डरावना ख्वाब बन चुका है, वो अभी भी धमकियों से बाज नहीं आ रहा। उसका क्या इलाज हमने करना है, तमाम चीज़ें रखते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार तारिक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वासलाम। तारिक साहब, इस दफ़ा का जो जश्न आज़ादी था, आपने देखा कि पूरी कौम ने जिस वल्वले, जिस जोश के साथ इसको सेलिब्रेट किया, क्या डिफरेंट था इसमें? और आपको लगता है कि ये स्पिरिट आगे भी हमें लेकर जाएगा? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे जो नादरीन हैं जो देखते हैं विजन पॉइंट को, उनको जो यौम आज़ादी गुजरा है और वो चलता रहेगा पूरा साल सेलिब्रेशन, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में इससे भी बढ़कर जो है ऐसी कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब होंगी कौम को कि हमारी सारी कौम, जो आने वाली नस्लें हैं, वो इस दिन को मनाएंगी। बात यह है जी कि हमारी कौम बड़ी रिजिलेंट कौम है। ऐसी इसमें रिजिलेंस है कि शायद किसी और कौम में ना हो। ये जो हमारा 78वां यौम पाकिस्तान के क़याम की सालगिरह थी और 69वां जो हमारा जो था यौम आज़ादी था, इसमें गुज़श्ता जो है हमारे अयाम थे, ये उनमें एक चीज़ मुनफरद है। वैसे तो हमारी तारीख़ में बहुत से कामयाबियाँ हैं, बहुत सी कामरानियाँ हैं, बहुत से ऐसे सुनहरे लम्हे हैं जिसको कौम ने मनाया, जिसमें हमने एटमी धमाके किए। हमें याद है किस तरह पूरी कौम जो थी, उसके बाद जब पहला 14 अगस्त आया तो उस वक्त भी इसी तरह की कैफियत थी। 28 मई को हुआ था धमाके किए और फिर 14 अगस्त आया, तो उस वक्त मुझे याद है। ये जो है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपने कहा कि डायस्पोरा, जहाँ कोई एक पाकिस्तानी भी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, यानी टोक्यो से लेकर नॉर्वे तक, जहाँ भी कोई एक पाकिस्तानी भी रह रहा है किसी मुल्क में, किसी सरजमीन पर, उसके हाथ में झंडा था और वो मार्केट में, बाज़ार में खड़ा होकर इस दिन को मना रहा था। तो बड़ा शानदार मौका था। दूसरा फिर यह कि हमारे जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है, गिलगित से लेकर सोस्त बॉर्डर हमारी आखिरी चेक पोस्ट, और कराची और ग्वादर तक, हमारे पूरे मुल्क में बच्चे, बूढ़े, औरतें, तालिब इल्म, सहाफ़ी, वकील, पुलिसमैन, सियासतदान, स्पोर्ट्समैन, फ़ौजी, सारे लोग जो थे वो इस दिन को अपने लिए एक तफ़ाखर के तौर पर, एक बड़ा प्राइड के दिन के तौर पर मना रहे थे। और ये ऐसा दिन था जिसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग, मैंने खुद देखा कल सारा दिन स्टॉलों पे जाके, बाज़ारों में जाके, कि बच्चे जो हैं अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर झंडे खरीद रहे थे, झंडियाँ ले रहे थे, बैज ले रहे थे, शर्टें पहन रहे थे, टोपियाँ खरीद रहे थे। और वो नारा क्या लगा रहे थे? नारा सिर्फ ये था कि पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल भी की है और साथ पाकिस्तान ने उस मुल्क के ख़िलाफ़ फतह हासिल की है जो कि हमारी आज़ादी के दर पे है। जो हमारी आज़ादी का दुश्मन जो था, उसको हमने शिकस्त दी है। इस वजह से ये जो था यौम आज़ादी था, बाकियों से मुनफरद था, जुदा था, निराला था और अलग था। तारिक साहब, इस दफ़ा तो हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी फ्लैग्स, पाकिस्तानी परचम, झंडियाँ वगैरह बांग्लादेश के अंदर भी फरोख्त हो रही थी। और आप देखिए कि वहाँ से जो स्पिरिट और जो पैगाम पाकिस्तानियों के लिए आया है, बड़ा शानदार था वो भी। रूस का जो दारुल हुकूमत है मास्को, उसका एक बड़ा पौष इलाका है अरबात। अरबात की वीडियो मैंने देखी वहाँ, और रूसी और पाकिस्तानी जो हैं, बहुत थोड़े पाकिस्तानी, वो झंडा लेके सड़कों पे, बाज़ारों में फिर रहे थे। बड़ी खूबसूरत मार्केट है। आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश जो 1971 में साजिशों की वजह से, एक बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, भारत ने रेशा दवानी की, और उस रेशा दवानी की वजह से कुछ लोग जो थे, जो कि मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का शिकार थे, उनकी वजह से वो बांग्लादेश हमसे, पाकिस्तान से अलग हुआ।
اس کے بعد آج ایک مرتبہ پھر اس بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں، اس کے بازاروں میں، اس کی مارکیٹوں میں پاکستانی پرچم جو تھا وہ لہرا رہے تھے. پاکستانی نہیں لہرا رہے تھے، بنگلہ دیش کے جو شہری تھے، اور ان کے ریمارکس آپ سنیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارا پچھڑا ہوا بھائی ہمیں مل گیا. اس کے علاوہ بڑی مزیدار کی بات ہے، مڈل ایسٹ پورے میں ایون میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں جہاں لوگ انٹر ہوتے ہیں، کلاک ٹاور کے سامنے جو ہوٹل ہے اس کے اوپر اس کو گرین رنگ کیا ہوا تھا جھنڈے کی شکل کا، اور وہاں پلر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور جو تو جوش و خروش نئی دبئی دلی میں میں تھا، برج خلیفہ پہ تھا. برج خلیفہ پہ تھا. نئی دہلی میں، وہ نئی دلی جس کو اسلام آباد نے شکست دی ہے، نئی دلی میں پاکستان کا جو ہائی کمیشن تھا وہاں اتنے شان و شوکت سے یہ دن منایا گیا، اور باہر ان کے وہ منڈلا رہے تھے ان کے جاسوس وغیرہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو نئی دہلی سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر دارالحکومت میں جھنڈا لہرایا، زندہ باد پاکستان کے نعرے لگے، پاک فوج کے نعرے لگے، اور پاکستان کی فتح کو یاد کیا گیا دنیا کے ہر گلی ہر کوچے میں. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی یوم آزادی کے موقع کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن وہاں پر کیا گیا، کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، ہراساں کیا گیا، اور یہ سلسلہ آج 15 اگست ہے اس کو بھی جاری ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے پاکستان کا جھنڈا ایسے ہی جیسے کوئی مقدس امانت ہو، اور وہ ہر موقع پر پاکستان کہیں میچ جیت جائے، پاکستان کو کوئی کامیابی ملے، پاکستان کو اچھی خبر ملے، تو وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے نا وہ سری نگر کی گلی کوچوں میں لہرایا جاتا ہے. کل بھی 14 اگست کے روز بھی آپ دیکھیں کہ کل 14 اگست کے روز وہاں جھنڈا لہرا کر یوم آزادی منایا جا رہا تھا، اور آج 15 اگست جو ہے انڈیا کا جو ریپبلک ڈے ہے، قومی آزادی کا دن ہے، اس دن وہاں پورے مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہے، اور لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایک ناجائز ریاست ہے، بھارت ایک بربریت پر بلیو کرنے والی ریاست ہے، بھارت انتخاب پسندانہ نظریات کے حامل ریاست ہے، اور اس ریاست نے مقبوضہ کشمیر سمیت بہت سے ایسے علاقے ہیں بھارت کے جن پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو دو انتہائیں ہیں، ایک طرف یوم آزادی منایا گیا مقبوضہ کشمیر میں، اور اس سے اگلے دن جو ہے بھارت کا جو نام نہاد یوم آزادی ہے اس موقع پر احتجاج ہوا، اور پورے مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال منائی گئی. طارق صاحب، اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 14 اگست یعنی پاکستان کی یوم آزادی کے موقع کے اوپر ناگالینڈ، بھارت کی اپنی ریاستیں، وہ بھی جو ہے باقاعدہ آزادی کا اندیا دے رہی تھی. انہوں نے بھی جشن آزادی اس دن منایا 14 اگست کو. ناگالینڈ، اس کے علاوہ جو اور چکن نیک اسٹیٹس ان کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنلی بھارت جو ہے وہ اتنی خوفناک حد تک تقسیم کا شکار ہے کہ ناجائز ریاستیں کی گونج کہ بھئی بھارت ایک ناجائز ریاست ہے، بھارت کے اندر سے آ رہی ہے. پوری دنیا میں جو خالصتان کے حامی سکھ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کے یوم آزادی منایا ہمارا. اسی طرح جو 8 ریاستیں ہیں وہ بیسیکلی کبھی بھی تاریخ میں بھارت کا حصہ نہیں رہی. یہ منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، اڑیسہ ہے، بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنے حق کے لیے، اپنی سرزمین آزاد کرانے کے لیے باقاعدہ طور پر ہتھیار اٹھایا ہوا. ریاست وہ جو بھارتی ریاست ناجائز ریاست اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو ان سب کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم سب کو پاکستان کے اندر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. پاکستان مضبوط ہوگا تو ان کی آزادی کی تحریکیں مضبوط ہوں گی. تو یہ پیغام ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے آزادی پسند جو ہیں، حریت پسند ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے پاکستان کو ایک سمبل کے طور پر دیکھتے ہیں. طارق صاحب، پاکستان کے اندر جو ہے ایک احتجاج بھی ہونا تھا اس موقع کے اوپر جب پوری قوم جشن آزادی منا رہی تھی اور مارکہ حق کی شاندار ترین فتح کو سیلیبریٹ کر رہی تھی. تو یہاں پر ایک پولیٹیکل احتجاج بھی ہونا تھا، وہ سلسلہ کہاں گیا؟ میں نے ایسا کوئی احتجاج ہوتے نہیں دیکھا. دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں مسکرینٹس ہوتے ہیں، شرپسند ہوتے ہیں جو ہر موقع پہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے اس کو الگ ایک مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ایسا موقع تھا. دیکھیں جس طرح عید ہوتی ہے، عید میلاد النبی ہوتی ہے، تہوار ہوتے ہیں نا بہت سارے، وہ ساری قوم کے، سارے مسلمانوں کے مشترکہ تہوار ہیں. ایسے موقعوں پر اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ پوری قوم جو ہے ہاتھ میں جھنڈا لے کر پاکستان کا وہ پھر رہی ہے، ہاتھ میں قائد اعظم کی تصویر ہے، اور جو ہم نے مارکہ حق میں فتح حاصل کی ہے اس کی علامتوں کے طور پر یادگاریں ہم نے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ایسے ہیں سڑکیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں بسوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ شرپسند عناصر جو ہے ناکام ہوئے ہیں. جس طرح پہلے 5 اگست کو ناکام ہوئے تھے، جس طرح 26 نومبر کو ناکام ہوئے تھے، وہ ناکام ہوئے ہیں، اب بھی ناکام ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر مزید کچھ طرح کا حرکت کریں گے تب بھی ناکام ہوں گے. لیکن مشورہ یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، قوم کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں. پرائم منسٹر نے پرسوں جو
जो 13 अगस्त की रात को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक तकरीब हुई, उसमें बड़ा शानदार उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को ये पैगाम देता हूँ कि आएँ मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को ताकतवर करें और पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने का, नाकाबिल तस्खीर बनाने का जो एक अज़म किया हुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने और हमारी सिविल हुकूमत ने, उसमें उनका साथ दें। और जब मौका आएगा, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन लड़ें, अपनी जमात को खड़ा करें, लोगों के पास वोट लेने जाएँ, वोट लें और वोट लेने के बाद जो आवाम का फैसला होगा उसको कबूल और करें डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के ऊपर बिलीव करें। तारिक साहब, हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान और पाक अफवाज हैं, ये भारत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो गई हैं कि उनके हर बयान के अंदर, हर स्टेटमेंट, हर खिताब के अंदर पाकिस्तान का मेंशन होता है, ओनली पाकिस्तान बैशिंग, सिर्फ रेटरिक होता है। इस वक्त जो जश्न आज़ादी जो भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, जो कि कश्मीरी जो है उसको यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहा है कि जी हम दोबारा भी एक जो है जंग मुसलत करने की पोजीशन में है। और फिर साथ में वो बता रहा है दुनिया को कि जी ये हमारे इंडिजिनस वेपन थे जिसके ज़रिए से जी हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो आलमी मीडिया तो कुछ और बात कर रहा है, वो तो ये बता रहा है कि भारत को नाकाबिले यकीन शिकस्त पाकिस्तान ने दी है। देखिए 3-4 बातें आपने उठा दी हैं, मैं कोशिश करूँगा मुख्तलिफ बात करने की। तो पहली बात यह है कि मोदी जी जो है एक शिकस्त खोरदा शख्स है, अपने मुल्क के लिए, अपने फ़ौज के लिए, अपनी जमात के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। और उनकी जमात ये कह रही है कि अब अल्लाह का नाम लो और साड़ी जान छो, और वो उनकी जमात के अंदर 4-5 कैंडिडेट पैदा हो चुके हैं वज़ारत उज़्मा के लिए। ये अलग मौजूद पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। उनकी जो बयानबाजी है, उनकी जो बढ़कें हैं, वो सिर्फ बढ़कें रह गई हैं। जिस तरह उन्होंने जिबोगरी बढ़कें मारी थी कि हम जाएंगे और जाकर चंद मिनटों के अंदर जनाब हम फ़तह कर लेंगे। किसी ने कह दिया कि कराची फ़तह हो गया, किसी ने कहा फैसलाबाद की मदरगाह पे कब्ज़ा हो गया, किसी ने कहा कि पिंडी में जो है वो नाश्ते की तैयारियां हो रही हैं, किसी ने कहा जी कि लाहौर का जो बहरिया का अड्डा है, लाहौर में बहरिया का अड्डा, उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता कि वो फ़तह हो गया। सारी चीज़ें जो है उनकी बयानबाजियाँ थी। बात यह है कि इससे पहले जब 10 मई को उन्होंने जसारत की थी पाकिस्तान की तरफ आने की, तो जब उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान ने आगे से जवाब दिया तो उनके सैकड़ों ड्रोन्स तबाह हुए, उनके साथ जो थे तैयारे तबाह हो गए, उनके दर्जनों एयरबेस जो थे वो मलिया मेट हो गए। उनके शहरों में दिल्ली से ये लेह से लेकर और गुजरात तक उनका सारा सिस्टम जाम था। और पाकिस्तान का जो सेटेलाइट सिस्टम है, पाकिस्तान की जो साइबर वारफेयर है, उसके माहिरीन ने उनकी हर चीज़ जाम कर दी थी। उनके बिजली घर बंद थे, उनकी रेलवे बंद थी। दिल्ली में वो जो उनका प्रधानमंत्री जी का घर है, राष्ट्रपति भवन है, उसके ऊपर भी हमारे ड्रोन जो थे वो निशानी लगा के आए थे वापस। तो वो उस वक्त उन्होंने दौड़ते हुए गए, भागते हुए मेहनत की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उन्होंने अपनी जो थी वो सीज़ फायर करा ली। तो उस वक्त वो उनके पास चले गए थे और जान छुड़ा ली थी। अब अगर दोबारा हमला करेंगे जिसका कह रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं उन्होंने किससे मेहनत करनी है। अब क्या जापान के पास जाएंगे, बरतानिया के पास जाएंगे, नाइजीरिया के पास जाएंगे, गिनी बिसाओ जाएंगे, या वो किसी और मुल्क में गए थे, वो सर्बिया गए थे। किस प्रेसिडेंट से मेहनत करेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो उनसे नाराज़ हैं। वो तो 39 दफ़ा कह चुके हैं कि 7 तैयारे तबाह हुए थे। तो अब हमला करने से पहले, हमला ज़रूर करें, वो हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन हमला करने से पहले अपना एमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान ज़रूर बना लें कि जब पाकिस्तान की तरफ से मार पड़ेगी तो किस मुल्क के किस प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे और किसकी मदद करेंगे और किसका तगड़ा करके जान छुड़ाएंगे। वो तारिक से जाने से पहले एक क्विक टेक इसके ऊपर हो जाए कि बार बार जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करते हैं, जबकि हमने तो उनको कन्वेंशनली शिकस्त दी है, तो इसका तो क्या बनती है न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली बात की? न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाली बात सिर्फ रिटोरिक है, एक बड़कबाजी है, एक बयानबाजी है। उनको भी पता है कि टेक्निकली स्पीकिंग उनको पता है कि ये जो न्यूक्लियर वार है ना, ये मिनटों की वार नहीं होती, सेकंडों की वार होती है। और उनको पता है कि पाकिस्तान का जो तोशा खाना है, जो हमारा जो न्यूक्लियर तोशा खाना है, उसमें ऐसे ऐसे आलात हर्ब ज़रब मौजूद हैं कि जब वो अगर खुदा न खास ऐसा मौका आ गया, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वार के हक़ में नहीं है, एक ज़िम्मेदार कौम है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके कौन से शहर जो हैं वो सफ़ा ऐसे मिट गए हैं। वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। कभी फील्ड मार्शल की स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारी दुनिया को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान तो सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। जी पाकिस्तान अपना दिफा कर रही है, और जब पाकिस्तान को दिफा करने की नौबत आएगी तो फिर ज़ाहिर है अपने घर की, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वो चीज़ जो हमारे पास मौजूद होगी उसको मैदान में लेके आएंगे। इसमें कौन सा शक की बात है। इसी ज़बरदस्त नोट के साथ आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। बड़ा करारा जवाब आपने भारत को, मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।